3 दिन की लगातार गिरावट के बाद आखिरकार बाजार ने जोरदार वापसी दिखाई। निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी आते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मजबूत रिबाउंड किया और सभी सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए। करीब 40 स्टॉक्स चढ़े, जिससे साफ संकेत मिला कि लो लेवल्स पर फिर से दमदार खरीद लौट रही है। क्लोजिंग में सेंसेक्स 429 अंक ऊपर 84,818 पर और निफ्टी 141 अंक चढ़कर 25,899 पर बंद हुआ। मार्केट ब्रेथ भी सुधरी और लगभग 3 हिस्से बढ़त वाले स्टॉक्स के रहे, यानी जरूरत से ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी शानदार रैली दिखी, जहां मिड कैप इंडेक्स 570 अंक उछला। मिड कैप शेयरों में आज जोरदार एक्शन दिखा। डिक्सन टेक, वोडाफोन आइडिया, बीएसई, टाटा एलेक्सी और बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स 3 से 5% तक उछले। वोडाफोन आइडिया लगभग 5% ऊपर गया और सितंबर 2024 के बाद का अपना ऊंचा स्तर छू लिया, जिससे इस स्टॉक में तेजी का मोमेंटम साफ दिखा। मारुति सुजुकी करीब 2% चढ़ी, क्योंकि कंपनी ने साफ बताया कि उनका मेक्सिको में कोई एक्सपोर्ट नहीं होता, जिससे टैरिफ वाली चिंता तुरंत खत्म हो गई। शक्ति पंप्स में 14% की तेज रैली आई, क्योंकि कंपनी को 408 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला। हब टाउन 9% टूट गया, क्योंकि उसने अपना प्रेफरेंशियल इशू कैंसिल कर दिया। डीसीएम श्रीराम 6% ऊपर बंद हुआ, क्योंकि कंपनी ने बेयर क्रॉप साइंस के साथ एक नया एमओयू साइन किया। सिप्ला भी 1% से ज्यादा चढ़ा, क्योंकि कंपनी ने इलाय लिली की ओबेसिटी ड्रग यूरपीक लॉन्च की है। मज़ागॉन डॉक में हल्की बढ़त रही, क्योंकि भारत और ब्राजील की नौसेना के साथ सबमरीन मेंटेनेंस को लेकर नया एमओयू साइन हुआ। ओला इलेक्ट्रिक में भी आज 7% की तेज खरीद दिखी, जो इस स्टॉक में मजबूत सेंटिमेंट का संकेत देती है। करेंसी मार्केट में रुपया आज ट्रेडिंग के दौरान रिकॉर्ड लो 90.47 प्रति डॉलर तक फिसल गया। कमजोर रुपये ने थोड़े समय के लिए भावनाओं पर दबाव डाला, लेकिन इक्विटी मार्केट की मजबूत खरीद ने समग्र माहौल को फिर से संभाल लिया। आज की रिकवरी के पीछे कई बड़े कारण थे। सबसे पहला कारण था वैल्यू बाइंग। 3 दिन की गिरावट के बाद निवेशकों ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की, जो सभी प्रमुख सेक्टर्स में साफ नजर आई। मेटल स्टॉक्स लगभग 1% चढ़े, क्योंकि डॉलर के कमजोर होने से ग्लोबल कमोडिटी प्राइस को सपोर्ट मिला। बैंक निफ्टी भी करीब 0.7% ऊपर गया। दूसरा बड़ा ट्रिगर इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़े पॉजिटिव संकेत रहे। सरकार ने कहा कि ज्यादातर इशू अब सुलझ चुके हैं और मार्च 2026 तक समझौता होने की उम्मीद है। अमेरिका की तरफ से भी कहा गया कि भारत ने अब तक का सबसे बेहतर प्रस्ताव भेजा है। इन बयानों से बाजार का सेंटिमेंट तुरंत मजबूत हुआ। तीसरा पॉजिटिव फैक्टर था यूएस फेड की दरों में कटौती। फेड ने ब्याज दरों में 0.25% की कमी की है, जो पिछले 3 साल का सबसे लो स्तर है। कम अमेरिकी ब्याज दरें उभरते बाजारों में निवेश बढ़ाती हैं, जिसका सीधा फायदा भारत जैसे देशों को मिलता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया वीआईएक्स भी 2% टूटकर 10.74 पर आ गया, जो दर्शाता है कि निवेशकों में डर कम हुआ है और खरीदारी का रुझान बढ़ा है। साथ ही वैश्विक बाजारों से भी अच्छे संकेत मिले, क्योंकि अमेरिकी बाजार फेड कट के बाद तेजी में बंद हुए, जिससे भारतीय बाजार को मजबूत शुरुआत मिली। आज सेंसेक्स डेरिवेटिव्स की वीकली एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन अक्सर इंडेक्स में अचानक तेजी या उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। पोजीशन रोल ओवर की वजह से कई बार तेजी अचानक पकड़ लेती है, जैसा आज देखने को मिला। टेक्निकल तौर पर निफ्टी ने पिछले दिन के लो 25,732 को फिर टेस्ट किया, जिससे ये साफ है कि बाजार में अभी भी एक साफ दिशा बननी बाकी है। नीचे की तरफ सपोर्ट 25,690 से 25,630 के बीच माना जा रहा है और इसके नीचे जाने पर रिकवरी कमजोर पड़ सकती है। अब आज रात बाजार की नज़र 2 बड़े अमेरिकी आंकड़ों पर रहेगी, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और यूएस ट्रेड डेफिसिट डेटा। ये दोनों नंबर फेड की अगली नीति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनके आने पर कल के बाजार में हलचल बन सकती है। सोना बीएलडब्ल्यू लगभग 3% चढ़ा, जिसे ब्रोकरेज की पॉजिटिव रिपोर्ट का सपोर्ट मिला। टाटा स्टील करीब 3% ऊपर गया, क्योंकि कंपनी ने त्रिवेणी पैलेट्स में 50.1% हिस्सेदारी खरीद ली। इंडिगो एयरलाइंस के मामले में आज स्टॉक दबाव में रहा, क्योंकि कंपनी हजारों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। एयरलाइन ने अपने सबसे प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान किया है, जिसे 1 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। डीजीसीए ने भी इस मामले में सख्ती दिखाते हुए एयरलाइन के ऑपरेशंस की निगरानी बढ़ा दी है। इतनी बड़े संचालन संकट के बाद कंपनी का मार्केट कैप लगभग $5 अरब तक घट गया है। स्टॉक आज ऊपरी स्तरों से फिसलकर हल्के नुकसान में आ गया और निवेशकों में कंपनी की ऑपरेशनल क्षमता को लेकर चिंता बनी हुई है।
ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में आज तेज उछाल जरूर दिखा, लेकिन कंपनी पर S&P ग्लोबल ने नकारात्मक रेटिंग दी है। कंपनी की प्रमोटर एंटिटी ANI टेक्नोलॉजीज की रेटिंग को CCC+ से घटाकर CCC- किया गया है, जिससे ये साफ है कि कैश बर्न और कमजोर लिक्विडिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। मार्केट एक्सपर्ट्स की राय है कि ओला इलेक्ट्रिक जैसे हाई रिस्क स्टॉक्स में आम निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। कई एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं कि अगर स्टॉक में नुकसान हो रहा है तो रैली मिलते ही बाहर निकलने पर विचार करना बेहतर है। केन्स टेक्नोलॉजी पर आज विदेशी ब्रोकरेज नोमुरा ने सकारात्मक रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर बाय की रेटिंग रखी है और इसका नया टारगेट 5,445 रुपए दिया है, जो मौजूदा स्तर से अच्छी बढ़त की उम्मीद दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि अगर कंपनी अपने कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को और बेहतर करती है तो आने वाले समय में स्टॉक में और मजबूती देखने को मिल सकती है। अब बात इरेडा की करें तो मार्केट एक्सपर्ट राजेश सतपुते का कहना है कि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म में तेजी की संभावना बनी हुई है। उन्होंने स्टॉप लॉस 125 रुपए और टारगेट 150 से 160 रुपए का सुझाया है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि इन टारगेट्स तक पहुंचने के लिए स्टॉक को अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल के ऊपर टिके रहना जरूरी होगा और ट्रेडर्स को उतार चढ़ाव में सतर्क रहना चाहिए। टाटा पावर को REC की सब्सिडियरी से 15 करोड़ रुपए के एक बड़े ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का LOI मिला है, जिसके तहत कंपनी जयजूरी हिंजीवाड़ी पावर ट्रांसमिशन नाम की SPV को बूट मॉडल पर डेवलप करेगी। SCOD के बाद ये प्रोजेक्ट 35 साल तक ट्रांसमिशन सेवाएं देगा, जिसमें 115 किलोमीटर की 400 kV लाइन और दोनों लोकेशंस पर GIS लाइन बे का विस्तार शामिल है। कंपनी ने बताया कि मुंद्रा में उसकी यूनिट्स फिलहाल अस्थायी रूप से बंद है, लेकिन उम्मीद है कि इनके ऑपरेशन 31 दिसंबर 2025 तक पूरी तरह से दोबारा शुरू हो जाएंगे। शेयर हल्की बढ़त के साथ 380 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 12.60% की गिरावट देखने को मिली है। हॉनेसा कंज्यूमर ने पुरुषों पर केंद्रित पर्सनल केयर सेगमेंट में एंट्री लेते हुए रेजिनल्ड मेन ब्रांड की पेरेंट कंपनी BVPL में 95% हिस्सेदारी अधिग्रहित करने का फैसला किया है। ये सौदा 195 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू पर नो कैश नो डेट आधार पर होगा और बची हुई 5% हिस्सेदारी 1 साल बाद खरीदी जाएगी। कंपनी का मानना है कि ये अधिग्रहण पुरुषों के पर्सनल केयर कैटेगरी में उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बड़ा करेगा और भविष्य में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आय के अवसर खोल सकता है। स्टॉक आज 255 रुपए के आसपास बंद हुआ। SBI ने डिजिटल पेमेंट्स को सुरक्षित बनाने के लिए IDPIC में 50% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है, जिसके लिए बैंक 1 करोड़ नए शेयर सब्सक्राइब करेगा। ये प्लेटफॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पेमेंट फ्रॉड का पता लगाने और रोकने पर काम करेगा, ताकि ग्राहकों के डिजिटल लेन देन और सुरक्षित हो सकें। SBI के चेयरमैन हाल ही में कह चुके हैं कि भारत को रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला नेशनल फाइनेंशियल ग्रिड चाहिए, जिससे डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ बैंकों और फिनटेक कंपनियों का नेटवर्क और मजबूत बन सके। शेयर 960.60 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें 11.72% की बढ़त दर्ज हुई है। अबान ऑफशोर, जिसकी वैल्यू कभी 24,000 करोड़ रुपए थी, अब भारी कर्ज और कई झटकों के बाद IBC प्रक्रिया में चली गई है और इसका भविष्य अब क्रेडिटर्स तय करेंगे। कंपनी की 46% हिस्सेदारी अभी भी प्रमोटर्स के पास है, लेकिन उनमें से 19.37% गिरवी रखी हुई है और पब्लिक होल्डिंग बढ़कर 47.7% हो गई है। कंपनी की गिरावट की शुरुआत सिन्वेस्ट की 10,400 करोड़ रुपए की हाई डेट डील से हुई, जिसने 6,400 करोड़ का कर्ज जोड़ा और वित्तीय दबाव बढ़ा दिया। इसके बाद वेनेजुएला में अबान पर्ल रिग के डूबने से कंपनी को लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और मार्केट का भरोसा भी टूटने लगा। ऑयल मार्केट क्रैश और कोविड ने हालात और बिगाड़ दिए, क्योंकि ऑफशोर ड्रिलिंग लगभग रुक सी गई और कंपनी का रेवेन्यू लगभग शून्य के बराबर रह गया। कर्ज बढ़कर 14,880 करोड़ रुपए हो गया और रिग्स बेचकर कर्ज चुकाने की कोशिशें भी सफल नहीं हो पाई, जिससे कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव चली गई। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि NCLT की दूसरी COC मीटिंग 12 दिसंबर 2025 को होने वाली है, जिसमें यह तय होगा कि कंपनी को कोई खरीदेगा, पुनर्जीवित किया जाएगा या सीधे लिक्विडेशन की ओर भेजा जाएगा। शेयर 5,000 के हाई से टूटकर अब सिर्फ 30 रुपए के आसपास है, जो इसके संकट की गंभीरता दिखाता है। एस्ट्रा माइक्रो प्रोडक्ट्स को मौसम विभाग से 171.38 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें 6 डॉपलर वेदर रडार्स और उनसे जुड़े सिस्टम्स की सप्लाई शामिल है। इस प्रोजेक्ट में 3 साल की वारंटी और 7 साल का CAMS भी शामिल है और कंपनी को इसे 18 महीने में पूरा करना है। ऑर्डर की खबर आते ही स्टॉक में आखिरी मिनट में तेज उछाल आया और शेयर दिन के ऊपरी स्तर यानी लगभग 910 रुपए पर बंद हुआ। एक साल में स्टॉक ने 584 के लो और 1,196 के हाई दोनों देखे हैं, इसलिए इसमें काफी उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग पैटर्न देखा गया है।
जेम एरोमेटिक्स ने बताया कि उसकी सब्सिडियरी क्रिस्टल इंग्रेडिएंट्स ने दाहेज स्थित नई ग्रीनफील्ड फैसिलिटी में WS-23 और WSO3 कूलिंग एजेंट्स, साथ ही क्लोव ऑयल और यूजिनॉल का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये यूनिट एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रिक्ट क्वालिटी सिस्टम के साथ तैयार की गई है। कंपनी का कहना है कि इस विस्तार से कूलिंग एजेंट्स और स्पाइस बेस्ड अरोमा इंग्रेडिएंट्स जैसे वैल्यू एडेड सेगमेंट में उनकी मौजूदगी और मजबूत होगी। शेयर आज 139.40 रुपए पर बंद हुआ, लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक में करीब 56% की गिरावट दर्ज हुई है। मेक्सिको ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि वो इंडिया और बाकी एशियन देशों से आने वाले उत्पादों पर 35 से 50% तक की नई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने जा रहा है। ये फैसला अगले साल यानी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इससे भारत के एक्सपोर्ट पर सीधे असर पड़ेगा। मेक्सिको का कहना है कि ये कदम उसके घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए उठाया गया है, क्योंकि चीन समेत कई एशियन देशों का माल स्थानीय कंपनियों के लिए सीधी चुनौती बन गया है। मेक्सिको ने साफ किया है कि ये नया टैरिफ उन देशों पर ही लागू होगा जिनका उसके साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इंडिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया और साउथ कोरिया का मेक्सिको के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं है, इसलिए इन सभी पर यह ज्यादा असर डालेगा। नए टैरिफ लागू होने के बाद इंडिया का $9.5 बिलियन का एक्सपोर्ट कम हो सकता है, क्योंकि महंगा सामान लेने में मेक्सिको के ग्राहक पीछे हटेंगे। इसका असर कम होकर 9 या 8.5 या उससे भी कम बिलियन तक जा सकता है, जिससे इंडिया का ट्रेड सरप्लस भी घट जाएगा। सबसे ज्यादा झटका ऑटो सेक्टर को लग सकता है, क्योंकि इंडिया मेक्सिको को सबसे अधिक ऑटो रिलेटेड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वैल्यू करीब $1.7 बिलियन है। इन पर 50% तक टैरिफ बढ़ने से डिमांड और कंपेटिटिवनेस दोनों प्रभावित होंगे। इस स्थिति में मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, बजाज ऑटो, TVS मोटर और टाटा मोटर्स जैसी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पर इनडायरेक्ट प्रेशर बढ़ सकता है। मेक्सिको इन कंपनियों का एक स्टेडी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए बढ़ी हुई ड्यूटी उनके वॉल्यूम्स को कमजोर कर सकती है। NBCC को हाल ही में 2 बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 289.39 करोड़ रुपए है। सबसे बड़ा ऑर्डर नाल्को से आया है, जहां कंपनी को ऑफिस और टाउनशिप में डिजाइनिंग, प्लानिंग और कई तरह के सिविल इलेक्ट्रिकल कामों की जिम्मेदारी दी गई है। इन कामों में पानी की सप्लाई सिस्टम से लेकर हॉर्टिकल्चर, बिल्डिंग रिपेयर, पुरानी स्ट्रक्चर हटाना और नई कंस्ट्रक्शन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। दूसरा ऑर्डर सेल बोकारो से है, जिसमें NBCC को कूलिंग पॉन्ड नंबर 1 की डीसिल्टिंग यानी मलबा हटाने का काम मिलेगा। होनासा कंज्यूमर ने घोषणा की है कि वो रेजिनल्ड मेन ब्रांड की पेरेंट कंपनी BTM वेंचर्स में 95% हिस्सेदारी खरीद रही है, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू 195 करोड़ रुपए तय हुई है। बाकी 5% हिस्सेदारी कंपनी 12 महीने बाद तय शर्तों के मुताबिक खरीदेगी। रेजिनल्ड मेन एक प्रीमियम मेंस पर्सनल केयर ब्रांड है, जिसने पिछले 12 महीनों में 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री और करीब 25% EBITDA मार्जिन हासिल किया है। उनके हीलियस सनस्क्रीन जैसे उत्पाद खासे लोकप्रिय हैं और कंपनी की ज्यादातर बिक्री साउथ इंडिया से आती है। गेल को GST विभाग से 143.08 करोड़ रुपए की डिमांड नोटिस मिला है, जिसमें आरोप है कि कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर्स के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटियों पर टैक्स नहीं चुकाया। इस नोटिस में टैक्स के साथ पेनल्टी भी शामिल है। हालांकि कारोबारी प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, क्योंकि कंपनी ने तिमाही दर तिमाही 17.6% की बढ़ोतरी के साथ 2,217 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। ये मार्केट की अनुमानित उम्मीद से भी ज्यादा रहा। साइंट लिमिटेड ने अबू धाबी बेस्ड ADGCE को खरीदने का ऐलान किया है, जिससे कंपनी मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। ये अधिग्रहण साइंट को ऊर्जा, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी जैसे सेक्टर्स में बड़े डिजिटल और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हासिल करने में मदद करेगा। ADGCE मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है और IoT बेस्ड सॉल्यूशंस, डिजिटल मॉडर्नाइजेशन और डेटा ड्रिवन इंजीनियरिंग में उसकी मजबूत विशेषज्ञता है। मिडिल ईस्ट अगले कुछ वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में $200 बिलियन से ज्यादा निवेश करने वाला है, जिससे साइंट को बड़े अवसर मिल सकते हैं। कैंसाई नेरोलैक पेंट्स ने अपनी श्रीलंका वाली यूनिट में 60% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। ये हिस्सा अतीरे नाम की एक श्रीलंका बेस्ड कंपनी खरीदेगी और इस डील के बाद कैंसाई पेंट्स लंका कंपनी की सहायक इकाई नहीं रहेगी। कंपनी की हाल की तिमाही में बिक्री लगभग स्थिर रही, लेकिन मुनाफा करीब 10% बढ़कर 134.93 करोड़ रुपए हो गया। EBITDA में भी हल्की बढ़त देखी गई, जिससे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस स्थिर माना जा रहा है। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स में नामांकन से जुड़ी नई व्यवस्था के तीसरे फेज को फिलहाल आगे बढ़ा दिया है। ये नियम 15 दिसंबर से लागू होना था, लेकिन डिपॉजिटरी और अन्य संस्थानों ने तकनीकी चुनौतियां बताते हुए थोड़ा और समय मांगा था। सेबी का उद्देश्य ये बदलाव लागू करके निवेशकों की संपत्तियों को सही वारिस तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान और साफ बनाना है। नए सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी संयुक्त खाते में एक होल्डर की मृत्यु हो जाए तो संपत्ति सीधे बाकी होल्डर्स को ट्रांसफर हो जाएगी और अतिरिक्त KYC की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक वो पहले से
सुज़लॉन को उसके एक पुराने टैक्स विवाद में बड़ी राहत मिली है क्योंकि सी स्टैट मुंबई ने कंपनी पर लगी 21.92 करोड़ रुपए की पूरी पेनल्टी खत्म कर दी है। ये मामला 2007 से 2011 के बीच आयात की गई कुछ डिजाइन और ड्राइंग फाइलों की कैटेगराइजेशन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस वापस सी स्टैट को भेजा था और अब ट्रिब्यूनल ने सुज़लॉन की दलीलें मानते हुए पूरा टैक्स पेनल्टी मामला बंद कर दिया, जिससे कंपनी पर बाकी के 101.92 करोड़ रुपए की कुल मांग भी अब प्रभाव में नहीं रहती। शेयर मार्केट में सुज़लॉन का स्टॉक आज लगभग 1% चढ़कर 52.05 रुपए पर बंद हुआ। एक संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की रिसर्च और स्वदेशी तकनीकों की वजह से देश ने पिछले 5 सालों में करीब 2.64 लाख करोड़ रुपए की भारी बचत की है। रिपोर्ट में बताया गया कि डीआरडीओ ने हाल के वर्षों में अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज और मिसाइल सिस्टम्स में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। नवंबर 2024 में लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और मार्च 2024 में पहली बार अग्नि मिसाइल के जरिए MIRV तकनीक का सफल परीक्षण किया गया, जिसमें एक ही मिसाइल कई वॉरहेड्स ले जाकर अलग अलग लक्ष्यों को हिट कर सकती है। डीआरडीओ ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का भी सफल उड़ान परीक्षण किया है और मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने सेना के सभी जरूरी PSQR परीक्षण पूरे कर लिए हैं। ये उपलब्धियां दिखाती हैं कि देश अब कई एडवांस हथियारों में खुद पर निर्भर हो रहा है और आगे भी जटिल रक्षा तकनीकों में प्रगति जारी रहेगी। अशोका बिल्डकॉन की एक जॉइंट वेंचर को लगभग 1816 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जो मिठी रिवर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। शेयर ने आज हल्की तेजी दिखाई थी, लेकिन असली ध्यान इस ऑर्डर पर है क्योंकि स्मॉल कैप होने के बावजूद इतना बड़ा काम मिलना कंपनी के लिए मजबूत संकेत देता है। कंपनी का PE रेशियो अभी कम दिख रहा है, लेकिन इसका कारण एक पिछले क्वार्टर का एक्सेप्शनल इनकम है जिससे EPS अचानक बढ़ गया था। हालांकि पिछले कुछ तिमाहियों में प्रॉफिट मार्जिन और रेवेन्यू में दबाव रहा है, इसलिए इसमें कल हलचल जरूर देखने को मिल सकती है। सिल्वर की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और इंटरनेशनल मार्केट में ये लगभग लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई है। इसकी वजह से सिल्वर ETFs जैसे निप्पॉन इंडिया सिल्वर, टाटा सिल्वर, ICICI सिल्वर, HDFC सिल्वर वगैरह में भी पिछले एक साल में करीब 99% तक रिटर्न दिख चुका है और ये मोमेंटम आगे भी बना रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक को भी इसका बड़ा फायदा मिल रहा है क्योंकि कंपनी सिल्वर माइनिंग करती है। शेयर पिछले कुछ महीनों में अच्छी रिकवरी कर चुका है और अब अपने 6 महीने के ऊपरी दायरे में ट्रेड कर रहा है, इसलिए सिल्वर रैली इसका सेंटिमेंट और मजबूत कर सकती है। चैलेट होटल्स ने उदयपुर में एक नया रिजॉर्ट प्रॉपर्टी लगभग 171 करोड़ रुपए में खरीद लिया है, जिसमें करीब 150 रूम शामिल हैं। ये सीधे सीधे बिजनेस एक्सपेंशन है और होटल सेक्टर की मांग देखते हुए आने वाले महीनों में इसका असर कंपनी के रेवेन्यू पर दिख सकता है। मदरसन सुमी का शेयर आज अपने 52 वीक हाई तक पहुंच गया क्योंकि कंपनी के बिजनेस अपडेट ने बाजार को काफी प्रभावित किया है। ये ग्लोबल इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा नाम है और दुनिया के कई बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के ग्राहक हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव को 171.38 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिससे शेयर आज 2.5% ऊपर बंद हुआ। ये एक डिफेंस कंपनी है और स्मॉल कैप वैल्यूएशन के हिसाब से इतना बड़ा ऑर्डर मिलना शेयर में तेज उछाल का कारण बना। GK एनर्जी ने आज लगभग 3.5% की अच्छी तेजी दिखाई क्योंकि कंपनी को 366 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। कंपनी की मार्केट कैप करीब 3000 करोड़ है, इसलिए ऑर्डर बुक में इतना बड़ा जोड़ निवेशकों के लिए मजबूत संकेत है। ओसवाल इंडस्ट्रीज ने आज 6.5% की शानदार तेजी दिखाई क्योंकि कंपनी को 380 करोड़ रुपए का मेगा ऑर्डर मिला है। आमतौर पर इस कंपनी को 50 से 100 करोड़ के आसपास ऑर्डर्स मिलते हैं, इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर आते ही शेयर में अचानक तेज उछाल दिखा।